नस्ल में मेरा चल रहा था मास्टर, मेरे कुछ मेहरान के सीनियर्स मैकेनिकल के वहाँ पॉलीटेक्निको डी मिलानो में पढ़ रहे थे। हाँ। तो वो वहाँ की मतलब टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ना इटली की, तो आइट्स किया हुआ था, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी थे जर्मन की वजह से। फिर मैंने ये हुआ कि इटली अप्लाई कर दिया नस्ल के दौरान ही, तो मेरा एडमिशन फिर वहाँ पे लाइक 2021 के शुरू में आ गया था। पासपोर्ट है आप होना चाहिए आपके पास, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर किस तरीके से मिलता है? उसमें लाइक ये है कि खुद लिखना पड़ेगा। उसमें बेसिक ये होता है कि आपकी अगर बैचलर्स की हुई है, तो मेरा इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स हुआ है। ये मंजन बेचना होता है कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है ना यही सबसे अच्छी है। अच्छा। मेरे कोर्स के जिसमें अप्लाई कर रहे हो? हाँ, जिसमें अप्लाई करो। तो आपको स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड मिलता होगा ना? हाँ, लाइक अभी 7,000 यूरो है साल के। अब वो हलाल है नहीं है, हाँ। मैच हलाल है नहीं है, तो हमें ये होता है कि केयर फोर है, एसोलुंगा है, वहाँ से हम सामान ले लेते हैं। ऐसी भी जगह है उसमें जहाँ पर यूरोप, जर्मनी और फ्रांस मिल जाते हैं एक जगह पर, तो काफ़ी अच्छा कंट्री है। लेकिन वैसे एक पाकिस्तानी के लिए या एक इंडियन के लिए रहने के हवाले से किस तरीके से कल्चर का कितना डिफरेंस आ जाता है वहाँ पर? माहौल वगैरह से याद है, तुमने अभी निकाह भी किया है, इसकी मुबारक हो। अब हमने टसल लगाई हुई थी कि ये अगर 4 नहीं माने ना हम बुक कर लेंगे। अब हमने चौड़े में क्या हुआ, सस्ता टिकट देखा, हमने बुक कर दी होटल। अब पुलिस वाले आ गए 2। अच्छा, मैं और वो लड़का साथ बैठे थे, मैं उठ के दूसरी सीट पे चले गया ना, तो मेरे पास जो पुलिस वाला आया उसने मेरा पास देखा, 3 लोगों का था, हम 5वें दोनों, बट चारों तरफ कोई घर नहीं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। वो काला वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, कोई सुडानी क्या पता नहीं कहाँ का था, वो नाइजीरिया, वो लंबा चौड़ा था, वो बाहर कपड़े फटे हुए पड़े हुए वहाँ पे। वो हमारी कोई इतनी खतरनाक जो है ना हालत हुई। मैं जर्मनी तो नहीं गया, अब जाना है मुझे अभी, तो फ्रांस में गया था। तो जो मैंने सुना भी है, फ्रेंच और जर्मन थोड़े अकड़ू मिजाज लोग हैं। हाँ। कंपैरेटिवली इटालियन जो है वो फ्रेंडली लोग होते हैं, काफ़ी ना धीमे मिजाज के होते हैं। तो इटली में आई थिंक मैंने जो देखा है, मैं मिलान में हूँ, तो मुझे ऐसा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है, वेलकम फ्रॉम मिलान। और यहाँ की पहली स्नोफॉल हो रही है। मेरा रूममेट है, वो है कश्मीर से, तो वो स्नोफॉल देखता रहता है, तो वो तो भाई बाहर नहीं आया। हम तो एक्साइटेड हैं बहुत, क्योंकि बर्फ ही बर्फ। 23 साल की जिंदगी में हमने तो भाई बर्फबारी नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में वामिक, और वंस अगेन वी आर विद सैयद मुसअब अली शाह। वालेकुम क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ क्या हाल है, कैसे हो? सबसे पहले तो 10,000 सब्सक्राइबर्स की मुबारक हो। खैर मुबारक, बड़ी मुश्किलों से हुआ जाके। पिछली बार जब हम मिले थे 1.5 के कुछ थे, अभी हो गए। हमने इसी तरीके से किया था कि भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट जब करेंगे 10,000 तुम्हारे 10,000 होंगे, तो वो हो गए आते आते पाकिस्तान आते आते हो गए। अभी इंशाल्लाह 1 लाख भी हो जाएंगे जल्दी से, हमारे भी तब तक 10,000 हो जाएंगे। अल्लाह करे जल्दी हो जाए, चलो। अच्छा, मुझसे आजकल इटली में स्कॉलरशिप पे गया हुआ है मास्टर्स करने, और इसने कैसे अवेल की, किस तरीके से हम वहाँ जाकर एक पाकिस्तानी जॉब कर सकता है या स्कॉलरशिप कर सकता है बैचलर्स में या मास्टर में, किसी भी तरीके से। और ये सारी बातें तो खैर हम कर लेंगे। अभी सबसे पहले ये अपने बारे में बताओ कि किस तरीके से, कहाँ से तुमने बैचलर्स की? और यार बैचलर्स का यही था कि फर्स्ट ईयर इंटर में जब थे, तो जो है इंजीनियरिंग क्योंकि ले ली थी हमने उस वक्त, मैथमेटिक्स ले ली थी 9th में, तो यही था कि कंप्यूटर साइंस, सॉरी। अच्छा। फिर ये कि फर्स्ट ईयर इंटर में ऑप्शन वही था इंजीनियरिंग वाला। फिर काफ़ी जगह अप्लाई किया, प्यास में अप्लाई किया, नस्ट में, एनईडी में, मेहरान में। तो नस्ट में पहले एडमिशन आ गया था, तो फाइनेंस की वजह से वो छोड़नी पड़ी। फिर एनईडी में आया था, बट वो फील्ड अच्छी नहीं थी, तो फिर बस। कौन सी फील्ड थी? यार पहले पेट्रोलियम मिली थी मुझे। अच्छा। एनईडी में। फिर ये हुआ कि मेरा थोड़ा इंटर में मसला हो गया था परसेंटेज का कुछ ना, मेरे 3% बनी है इंटर में। पहले एक रिज़ल्ट आया, फिर मैंने रीचेक करवाया, फिर एक वो बढ़ी। फिर उन्होंने, जब मैं वापस मार्कशीट निकलवाने गया मेहरान के लिए, तो फिर वो मसला कर दिया उन्होंने। तो वो फिर मेरी एक इनिशियल जो पहले थी और जो दूसरे पे थी, उनके बीच में फिर मेरे जाके एंड में हुए। तो फिर उस बेसिस पे एनईडी में मुझे टेलीकॉम मिल रही थी। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि इसको स्किप करते हैं। फिर मेहरान में बस 1-1.5 महीने बाद एनईडी का टेस्ट था, वो दिया है। तो हैदराबाद में सही 12वीं 13वीं पोजीशन थी, तो बस मैकेनिकल सोची थी। वो वही है कि हाँ भाई यही करनी है। उस वक्त मदर ऑफ इंजीनियरिंग थी, आईटी वाईटी थी नहीं, उतना स्कोप था नहीं, तो बस मैकेनिकल में फिर हम चले गए। तो ये जो है मेहरान से फिर हमने मैकेनिकल में की। अच्छा, तो उसके बाद कितना गैप लिया था यूनिवर्सिटी, जो बैचलर्स तुमने कंप्लीट किया उसके बाद मास्टर्स करने में, और
फिर कैसे मूड बना बाहर जाने का? यार बैचलर्स के दौरान ही ये था कि बाहर मास्टर्स करने जाना है। अच्छा। 2019 के आखिर में, मैं दिसंबर में मेरी कन्वोकेशन थी, तो डिग्री वगैरह मिल गई। कोविड वाला टाइम था। हाँ बस वो निकले ही थे, तो मैं बाहर जाने की सोच रहा था, पहले जर्मनी। तो मैंने आइट्स वगैरह की तैयारी शुरू कर दी। जॉब वॉब भी कोई खास तो एक जगह लग रही थी जब मैं ग्रेजुएट होने लगा था, तो जब किसी की जॉब नहीं लग रही थी तब मेरी वो लग रही थी, लेकिन कोरंगी कराची फिर वही 19-20 हज़ार दे रहे थे। तो मैंने बोला छोड़ो अभी नहीं करते, कोई और देखेंगे, आइट्स वाइट्स की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर जाने पे फोकस ज़्यादा था। तो आइट्स दिया मैंने जनवरी 2020 में, आई थिंक, हाँ 2020 में आइट्स दिया, तो कोविड उसी दौरान आ गया। तो जर्मनी अप्लाई किया हुआ था 6-7 जगह, एक जगह एडमिशन आया, खुद ही प्रोसेस कर रहा था, तो फिर उसको हमें स्किप करना पड़ा, क्योंकि वो जो टाउन था याना करके कुछ था, वो छोटा सा टाउन था, तो फिर मैंने उसको स्किप किया। ये 2020 का समझो कि सितंबर अक्टूबर हो गया था इस दौरान। सिर्फ जर्मनी में किया हुआ था अप्लाई? हाँ मैंने जर्मनी अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, तो तुम नस्ट में भी तो मास्टर्स कर रहे थे ना, तो हाँ बस वो क्या सीन बीच में हुआ था? वो ये था कि सितंबर अक्टूबर तक एक ही जगह एडमिशन आया था, 2020 की बात है, तो जर्मनी में एक जगह आया एडमिशन। तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ था यूनिवर्सिटी का, दिलीप नाम है उसका भी सेम एक ही जगह एडमिशन, सेम प्रोसेस चल रहा था हमारा। फिर वो उसके पास पैसे थे माशाल्लाह, वो यूके निकल गया, हम जो है ना बैठे हुए थे स्कॉलरशिप के इंतज़ार में। फिर ये था कि यार अब कुछ नहीं है तो चलो नस्ट में मास्टर्स, वो है ना अनएम्प्लॉयमेंट को डिले करने के लिए जरा मास्टर्स कर लेते हैं। हाँ तो फिर मैंने नस्ट का एक कोई सवाल करे पढ़ रहा मास्टर्स कर रहा हूँ अभी जब जॉब नहीं लगती तो यही, और कोविड का भी टाइम था। फिर ये कि कोशिश कर रहे थे, कुछ जगहों पे था भी लाइक कराची में, बट वो कंसल्टेंसी टाइप जॉब्स थी, तो मैं थोड़ा कराची से ना भागता हूँ, ख्वारी बहुत है, तो मेरा यही था कि बाहर निकल जाए। खैर नस्ट में मैंने कराची में ही एडमिशन लिया, एक हफ्ता मैंने किया, फिर जो है वहाँ पे मेरा हो गया था सब मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था मैंने। तो फिर वहाँ मैं पढ़ रहा था, तो एक हफ्ता हुआ था, फिर मेरा ISSB आ गया था, वो देने चले गया। जब ISSB तो वो तो हुआ नहीं आर्मी में, फिर ये हुआ कि कोविड का वापस जो है ना लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं घर आ गया, फिर वो ऑनलाइन ही हुआ। फिर उस दौरान नस्ट वाले दौरान जो था ना 2020 के एंड में, मैंने इटली का प्रोसेस, लाइक मैं बैठा हुआ था पोली में। जर्मनी से इटली कैसे, मतलब? हाँ बस ये था कि नस्ट में मेरा चल रहा था मास्टर, मेरे कुछ मेहरान के सीनियर्स मैकेनिकल के वहाँ पॉलीटेक्निको डी मिलानो में पढ़ रहे थे। हाँ। तो वो वहाँ की मतलब टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ना इटली की, तो एक जगह वहीं पे एडमिशन था। GPA रिक्वायरमेंट 3.3 थी, बैचलर्स की मिनिमम 3.3 चाहिए, मेरी 3.48 या 49 थी आई थिंक। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप आइट्स किया हुआ था, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी थे जर्मन की वजह से। फिर मैंने ये हुआ कि इटली अप्लाई कर दिया, नस्ट के दौरान ही, कराची में ही था मैं, तो अप्लाई कर दिया। फिर ये हुआ कि शुरू में अप्लाई किया था तो GPA भी ठीक थी, अब ये था कि डॉक्यूमेंट्स आइट्स वगैरह भी था, तो मेरा एडमिशन फिर वहाँ पे लाइक 2021 के शुरू में आ गया था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? भाई फाइनली इटली आ चुका है यार, बहुत एक्साइटमेंट है। और आज हम आए हैं पॉलीटेक्निको डी मिलान लेनार्डो कैंपस में। भाई इटली की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है भाई, यहाँ पे आना तो लोगों का ख्वाब होता है, इवन इटालियंस का ही ख्वाब होता है कि यार पॉलीटेक्निको में पढ़े। अच्छा। तो ये फिर इस तरीके से मेरा, और मैंने कहीं भी अप्लाई नहीं किया था, मतलब इटली की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। में किया तो वहाँ से आ गया। तो हाँ कितना टाइम लगा था ड्यूरेशन? यार एडमिशन आने में तकरीबन 2 महीने लग गए थे। तो ये था कि 2020 के एंड में या 21 के शुरू में मेरा एडमिशन आ गया था। फिर ये था कि वीज़ा प्रोसेस था सारा, और स्कॉलरशिप वगैरह क्या था, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में किस तरीके से करना था? उसमें डॉक्यूमेंट्स मेन एजुकेशनली चाहिए होते हैं, लाइक पहले तो पासपोर्ट है आप होना चाहिए आपके पास, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर किस तरीके से मिलता है? उसमें लाइक ये है कि खुद लिखना पड़ेगा। उसमें बेसिक ये होता है कि आपकी अगर बैचलर्स की भी है, तो मेरा इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स हुआ है। अच्छा, लेटर ऑफ मोटिवेशन तो किसी और से लिखवाना होता है ना, तो ये नहीं लिखना खुद ही होता है। वो असल में ये करते हैं कि आप कोई प्रोसेस कर रहा है आपका, या कोई गया है बाहर, उससे लोग ले लेते हैं और उसी को बस अपना नाम चेंज करके और देते हैं। मेहनत तो करना नहीं चाहते बस, तो ये मसला होता है। तो मैंने अपनी जो है, मैंने तो खैर लिखी थी, क्योंकि मैंने बैचलर्स में U ग्रेड में अप्लाई किया था, तो तब थोड़ी बहुत लिखी हुई थी। फिर जर्मनी के पूरे प्रोसेस में लिखी, वो चेंज होती रहती है। फिर इटली में अप्लाई किया तो चेंज हुई, तो ये है कि मेरी बेहतर बन गई थी। तो ये है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में बेसिकली यही बताना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो उससे रिलेटेड आपने क्या क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है, आपकी इंटर्नशिप्स हैं, सब्जेक्ट्स क्या आपने पढ़े हैं।
और आप यहाँ आके क्या करेंगे हमारे लिए, फिर मुल्क जाके अपने लिए क्या करेंगे, या मुल्क में कोई ऐसा मसला है आपके फॉर एग्जांपल कि भाई पाकिस्तान में मेरी जैसे एनर्जी इंजीनियरिंग है तो भाई पाकिस्तान में एनर्जी की क्राइसिस है, तो आप कह सकते हो कि मैं वापस आके जो है ना ये मसले हल करूँगा। तो ये बड़ा मसला है एक, उसमें मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना बताई जाती हैं। फिर ये है कि आप यूनिवर्सिटी आपकी ये मंजन बेचना होता है कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है ना यही सबसे अच्छी है अच्छा। मेरे कोर्स के जिसमें साथ। अप्लाई कर रहे हो। हाँ जिसमें अप्लाई करो, तो बेसिकली यही सारी जो है ना इसमें चीज़ें होती हैं मोटिवेशन लेटर में। तो हम डॉक्यूमेंट्स पे थे, पासपोर्ट बनवा ले बंदा, मोटिवेशन लेटर लिखना है, फिर रिकमेंडेशन लेटर होते हैं जो कि आप प्रोफेसर से अपने लेते हो लाइक यूनिवर्सिटी के जो आपके बैचलर्स के होते हैं, तो और उससे- अगर कोई बैचलर्स में ना हो फिर तो कॉलेज वगैरह से ले ले बंदा, तो 2-3 वो होते हैं। फिर ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी मैट्रिक के इंटर के डॉक्यूमेंट दोनों, मार्कशीट दोनों, जो पक्का सर्टिफिकेट हम बोलते हैं बेसिकली जो सर्टिफिकेट होता है, फिर मार्कशीट आपकी बैचलर्स की उसकी ट्रांसक्रिप्ट, तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मेन होते हैं। तो ये है कि उसके अलावा अगर आइल्स है तो ठीक है, वरना आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर निकलवा ले तो अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कि भाई ये जो कोर्सेज पढ़े हैं इसने हमारे यहाँ पे जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का आपका सारा जो पिछली एजुकेशन है वो आपने इंग्लिश में पढ़ी है, तो ये उसका मतलब है। अच्छा, जर्मनी जाने के लिए तो मेरे ख्याल से जर्मन पढ़नी पड़ती है। हाँ जर्मन का ये था कि मैंने भी पढ़ी थी, लाइक हुआ ये था कि 2020 में जब मेरा आइल्स हो गया था तो मैं जर्मन सीखने कराची चले गया था गोई से। 2000 वो लाइक फरवरी की बात है, वो गोई है ये फेयर हॉल है ना जहाँ टिकटॉक बनती हैं अक्सर, तो तो वहाँ पे ये गोइते इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं गया था। तो 2 हफ्ते क्लासेस हुई थी, फिर कोविड उसी वक्त आया था तो सारा लॉकडाउन लग गया, फिर ऑनलाइन ही A1 किया था, उसका टेस्ट भी नहीं दिया फिर क्योंकि एडमिशन भी नहीं आ रहे थे, तो फिर वैसे ही डिसार्ड हो गए तो छोड़ दी। बट ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कोर्सेज आपने A1 A2 लेवल B1 किया हुआ, कुछ ये कि इंग्लिश बेसिस पे भी मिल जाती है, पढ़ाई तो इंग्लिश में आपकी है वहाँ पे। अच्छा। तो जर्मन में, तो ये जर्मन में नहीं है, आप ये कि दोनों ऑप्शन है, बट इंग्लिश में ऑब्वियसली हम उसी में ही पढ़ेंगे। तो वो इटली में किस तरीके से सीन, फिर इटली में ये है कि जो कोर्सेज हैं मास्टर्स के लिए वो ज़्यादा है इंग्लिश में, अच्छा। कंपैरेटिवली लाइक जो बैचलर्स के कोर्सेज हैं इंग्लिश में वो कम है, उसमें इटालियन ज़्यादा है, मतलब इटालियन में बैचलर्स के कोर्सेज ज़्यादा हैं। अच्छा, तो इटली में आइल्स की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, ज़रूरत उसमें है, लेकिन ये होता है कि जो बैचलर्स के कोर्सेज हैं वो इटालियन में ज़्यादा हैं, तो इंग्लिश वाले ऑप्शंस कम होते हैं। मास्टर्स में इंग्लिश वाले ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पहले था आइल्स मांगती थी नहीं। अच्छा, कोविड में और कम हो गया था मामला बिल्कुल ही, बस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे और वीज़ा के लिए भी नहीं चाहिए। बट ये होता है कि वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एडमिशन अक्सर आ जाता है बिना आइल्स के भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे। बट अभी मेरे ख्याल से ना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अब आइल्स की तरफ आ रही हैं क्योंकि लोग बहुत हो गए, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो अब वो ये आइल्स की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि भाई ये हो, फिल्टर आउट कर, क्योंकि पता है पाकिस्तानी आइल्स से बहुत डरते हैं, आइल्स करना पड़ेगा यार, ये वही जाएंगे जिनको अंग्रेजी आती है, अब यही होगा। हाँ मतलब इतना इशू नहीं है, मैंने भी घर पे ही तैयारी की थी आइल्स की, तो मेरे आ गए थे 6.5 मिनट का, यहाँ पर बढ़ाकर बताते हैं सब। हाँ तो जो है ना फंसते हैं। बट ये है कि आइल्स का इतना अब मुझे लगता है कि हो रहा है, और वीज़ा रिक्वायरमेंट है भी, तो ये कि कराची कॉन्सुलेट में तो फिर भी इंटरव्यू नहीं होता क्योंकि इंग्लिश में देना पड़ेगा, वरना इस्लामाबाद वहाँ पे जो एम्बेसी है वहाँ पे इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू आपको वहीं जज कर लेते हैं कि आपकी कैसी है, तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। बट कराची में क्योंकि ऐसा है कि लाइक कराची में इस लाइक के नसीब से चल रहा है, जिसका वीज़ा आ जाए, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो वो बड़ा एक इशू हो गया अभी, ये एक थोड़ा सा मसला है। अच्छा, किस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तुमने जब इटली में तुम्हारा एडमिशन आ गया? 2 तरीके के वीज़ा होते हैं, एक C टाइप होता है, एक D टाइप होता है। एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में लाइक कि वो अगर आपको टेस्ट देने जाना है इटली फॉर एग्जांपल, भाई मेरा टेस्ट है या मेरा इंटरव्यू है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर देते हो शॉर्ट टर्म वीज़ा जो कि कुछ दिनों का होता है, C टाइप होता है। वो D टाइप मिलता है लॉन्ग टर्म जो 1 साल का वीज़ा होता है। तो मेरा D टाइप वीज़ा है, तो ये होता है कि वो शेंगन पूरा ही होता है, उसमें आप 26 मुल्क कहीं पे भी जा सकते हो। हाँ तो ये है। अच्छा, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद तुमने किस तरीके से अवेल किया कि वहाँ पर जाने के बाद एडमिशन कैसे लेते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है ना कि वहाँ पर पहुँचे, अब कैसे बताना है उनको कि हमने एडमिशन ले लिया है। हाँ, इसका लाइक ऐसे है कि एडमिशन तो यहाँ से आ गया तुम्हारा, एडमिशन लेटर आ गया है। अब ये कि वीज़ा प्रोसेस करना है, एक तो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक एजुकेशन, तुम्हारा एडमिशन का भी लेटर जाएगा। हाँ, एडमिशन लेटर हो गया, मेन में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, FRC निकलता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई पुराना पासपोर्ट है वो हो गया, पासपोर्ट साइज तस्वीर हो गई,
अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का मेन होता है जो इंटर और मैट्रिक के होते हैं ना 4 डॉक्यूमेंट्स, वो पहले आपके लोकल बोर्ड से अटैच होते हैं फोटोकॉपी। अच्छा। फोटोकॉपी आपको अटैच कराने पड़ते हैं, वो एक सील्ड एनवेलप में आपको करवा के फिर वो बोर्ड से, हैदराबाद बोर्ड हो गया हमारा, अब वो फोटोकॉपी अटेस्टेड जाएंगे ओरिजिनल के साथ आईबीसीसी अटैच करता है उसको देख के ओरिजिनल, वो 4 आईबीसीसी से अटैच होते हैं आईबीसीसी, और जो है आपकी जो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो एचईसी अटैच करता है ओरिजिनल। अच्छा। अब ये जब 6 डॉक्यूमेंट्स पहले एचईसी और आईबीसीसी से हो गए, फिर ये 6 के 6 जाते हैं मूफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, फिर ये वहाँ जाके अटैच होते हैं। तो ये सारा एक तो ये प्रोसीजर होता है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी इटालियन ट्रांसलेशन भी मांगती हैं, तो यहाँ पे इनके कुछ अपने कराची कॉन्सुलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी के कुछ पर्टिकुलर ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो भी आप एम्बेसी में जाना पड़ता है उसके नहीं, उनकी लिस्ट होगी वेबसाइट पे, वो अटैच करवा के फिर आपको ये है कि वीज़ा और उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ ये देने पड़ते हैं अक्सर। पर ये कभी वीज़ा वाले नहीं मांगते, कोई यूनिवर्सिटी मांग लेती है कि भाई अटैच करवा, वो ट्रांसलेट करवा के दो, तो फिर वो आपको करवाने पड़ते हैं। तो बेसिक यही डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, एजुकेशनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है। वहाँ जाने के बाद फिर किस तरीके से करना है? उससे पहले एक और चीज़, हाँ, बैंक स्टेटमेंट भी है, वो आपको दिखानी होती है, तकरीबन 1 साल की दिखानी होती है। वो आपके होते हैं, पहले लाइक हो जाते थे वो 6-7 हज़ार यूरो दिखाने होते हैं। तो कितने पाकिस्तानी बन वो रहे? पहले जब मैं गया था तो वो बन रहे थे 12-13 लाख, बट ये कि आप ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा दिखाते हो तो आप 20 लाख दिखा देते थे, बट अभी वो बन जाएंगे आपके 18-19 लाख बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली आपको 25-26 किलो दिखानी पड़ेगी कि आपके पास एक पैसा इतना है। फिर तो तुम्हारी स्कॉलरशिप 100% थी? यार, स्कॉलरशिप का ये होता है कि पहले जाने का आपको खर्चा करना पड़ता है। अच्छा। वो मैं अभी बताता हूँ, लाइक शुरू में खर्चा करना पड़ता है, फिर स्कॉलरशिप आती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये नहीं है कि फ्री में नहीं मिलता सब, लाइक जाहिर फ्री में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये है कि वो जाने के बाद ऐसा होता है कि पहले एयरपोर्ट गया मैं, तो यहाँ से सारा प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा आपके पास है, अगर आपको हॉस्टल मिल गया, जैसे मुझे हॉस्टल मिला था, तो मुझे पता है कि मुझे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाके अभी रहना है, तो कोई बंदा आप निकाल लें फेसबुक से या कोई आपका जानने वाला है जो एयरपोर्ट लेने आ जाए। अगर कोई नहीं है तो फिर आप खुद ही देखना पड़ेगा। हाँ, वो चीज़ है। फिर ये कि आप सिम वगैरह ले लो, पैकेज वगैरह करवा लो, तो वहाँ जाके फिर आप यूनिवर्सिटी जाओगे, फिर वहाँ पे जो भी वो आपको गाइड कर देगी यूनिवर्सिटी। अपनी इंटरनेशनल ऑफिस होगा, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो कि ये है। तो वहाँ पर 1 साल हो गया तुम्हें और वीज़ा तुम्हारा टाइम हो गया ख़त्म, तो अब उसके लिए फिर कैसे रीअप्लाई करना है? वो ये होता है कि जब वहाँ जाते हैं तो इनका एक परमेसो होता है, जो कि जैसे यहाँ के CNIC होता है, 5-10 साल का आपका बन जाता है CNIC का, वहाँ पे होता है परमेसो, वो 1 साल का बनता है आपका। तो जब आप वीज़ा आपका 1 साल का होता है तो आपको परमेसो भी बनवाना पड़ता है। एक फॉर्म ले वो भरोगे, उसकी फ़ीस होगी लाइक 120-130 यूरो, और वो सारा जो प्रोसीजर है वो वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं। अच्छा। तो वो ये है कि वो फॉर्म हमें किट जमा करानी पड़ती है, वो फिर अपॉइंटमेंट आता है कहीं 1 महीने बाद, कहीं 2 महीने बाद, तो पुलिस स्टेशन में जाके फिर आपको फिंगरप्रिंट देने होते हैं और वो सारे मामला करने होते हैं, तो वो आपका कार्ड मिलता है जिसको इटालियन परमेसो कहते हैं, वो 1 साल का मिलता है। फिर ये होता है कि जब आपका परमेसो भी ऑब्वियसली 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, वीज़ा भी 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो ये है कि फिर आपको परमेसो रिन्यू करवाना पड़ता है। अच्छा, ये है कि परमेसो रिन्यू में जब तक आप स्टूडेंट हैं उस ड्यूरेशन में आप करेंगे, आपकी 2 या 3 परमेसो बन जाती हैं स्टूडेंट वाली। फिर ये कि आपको 1 साल का वर्क सर्चिंग वो भी परमिट भी मिलता है कि अब आप जॉब 1 साल ढूंढ लें। तो इस तरीके से है वो। तो मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है तब तक, या यार जैसे अब मेरा ये था कि मैं गया था 2021 में, तो मेरा पहला परमेसो एक्सपायर हो गया था 2022 सितंबर में हो गया था। फिर मैंने दूसरा परमेसो अप्लाई किया 2022 में दिसंबर में, तो अब मेरा 2023 में दिसंबर में एक्सपायर होगा। अब मेरी डिग्री जो है 2024 के फेब या अप्रैल तक ख़त्म होगी, तो अब मेरा दिसंबर में एक्सपायर होगा, तो मैं तीसरा परमेसो भी स्टूडेंट वाला ले सकता हूँ। तो वो मेरा अगले साल 2024 दिसंबर में एक्सपायर होगा। तो ये कि मैं स्टूडेंट भी रहूँगा अप्रैल तक, उसके बाद मेरे पास 6-8 महीने जॉब ढूंढने के हैं, उसके बाद फिर मैं वर्क सर्च वीज़ा 2025 के लिए वो ले सकता हूँ। तो वो इस तरीके से लाइक डिवीज़न हो जाती है, वो आसान हो जाता है। तो इटली में वैसे पढ़ने के साथ साथ कोई बंदा अगर और जॉब्स वगैरह करना चाहे तो? हाँ, और जॉब्स का ये है कि पहले मैं स्कॉलरशिप पे आ जाता हूँ कि मतलब किस तरीके से ना, फिर मैं उसका बताता हूँ। अब ये होता है कि लोगों को ज़्यादा यहाँ से होता है कि भाई जॉब करनी है। अब सब मुझे पर्सनली थोड़ा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK और जो ये यूरोपियन कंट्री है, माहौल अलग है। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि असाइनमेंट बेस ज़्यादा, मैंने जितना सुना है, तो वहाँ पे इतनी पढ़ाई मुश्किल है नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं कमाने, भाई फीस भी निकालनी है। अभी आपको पैसे दे रहे हैं तो आप
अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ वो बड़ी मुश्किल है, तो उसमें आप शुरू में जॉब कर नहीं सकते, आपको पहले एग्जाम्स पास करने तो होंगे। आपको स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड मिलता होगा ना? हाँ, लाइक अभी 7,000 यूरो है साल के, तो उसकी अच्छा। डिवीजन ऐसे होती है कि लाइक एक 7,000 यूरो में मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो हॉस्टल में रह रहा हूँ तो मेरे हॉस्टल के समझो कि साल के 3,000 या 3,500 यूरो कट गए, फिर बचे 3,000 3,500, फिर आपको फूड कूपन मिलता है 5 यूरो का डेली, तो वो भी आपके 1,000 वो 1,500 स्टाइपेंड में कंसीडर? हाँ, वो उसी में कटता है। हाँ। तो आपको पर सेमेस्टर के 2,000 यूरो मिल जाएंगे तकरीबन। पाकिस्तानी कितने हो रहे हैं? यार 2,000 हो जाएंगे, अभी 6-7 लाख हो जाएंगे जो आपको सिर्फ वैसे मिल रहे हैं। अच्छा। खाना अलग है जो कि आपका 1,000 1,500 यूरो वो भी है, और आपको रेजिडेंस के भी कट रहे हैं। 2,000 कितनी ड्यूरेशन के मिल रहे हैं? यार 2,000 होंगे 5 महीने के, एक हाँ। सेमेस्टर 5 महीने का कर लो तो वहाँ पर हो जाता है पूरा सिस्टम इससे? हाँ, हो जाता है। देखो, अगर मैं हॉस्टल में हूँ तो मेरे हॉस्टल के 7,000 में से कट के आ रहे हैं पैसे, तो मुझे हॉस्टल फ्री है पूरे साल। अगर कोई बाहर रह रहा है तो, क्योंकि मिलान में रेजिडेंस महंगी है थोड़ी सी, पर जो छोटे सिटीज़ हैं जहाँ पे हॉस्टल नहीं भी मिलता अक्सर यूनिवर्सिटी में, तो वो ये होता है कि 200 यूरो में आपको रेजिडेंस मिल जाती है, 180 130 में भी मिल जाती है अच्छा। छोटे सिटीज़ में। हाँ। तो उसमें ये होता है कि अब आपको फॉर एग्जांपल यूँ समझ लो कि सेमेस्टर के 3,500 यूरो हैं, ठीक है, 7,000 के अगर 2 कर लें हम सेमेस्टर वाइज, अब 3,500 में से आपको पूरे दे दिए 3,500, चलो कट के आपको खाने के जो 5 यूरो हैं डेली के, तो आपको मिल गए 3,000 यूरो, ठीक है। अब 3,000 में से आपको अगर साल के 5 महीनों के देने तो 200 यूरो के हिसाब से कितने हो गए, 1,000 यूरो हो गए। हाँ। 1,000 वो कट गए आपके, फिर भी आपके पास 2,000 बच 2,000 रहे। बचे। तो ये है कि वो इस तरीके से होता है। अब मेरे वो कट के आ जाते हैं तब मुझे 2,000 मिल जाते हैं, उनको ये कि बाहर रहना पड़ता है, अगर आप कोई सस्ती सी देख लो खाने के आपको। बट ये है कि कुछ लोगों को खाने का खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लाइक कूपन आपको मिलता है, यूनिवर्सिटी में जाके खा सकते हो। हाँ। या कुछ को होता है कि पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे, अब वो हलाल है नहीं है, हाँ। मैच हलाल है नहीं है, तो हमें ये होता है कि केयर4 है, एसोलुंगा है, वहाँ से हम सामान ले लेते हैं। कुछ बंगाली शॉप्स हैं, उनके पास जमा करवा दिए टिकट, फिर हमने हलाल ले लिया इस तरीके से। हलाल से मतलब याद है कि इटली में हलाल ढूंढना कितना मुश्किल है, मतलब? यार मिल जाता है मेरे ख्याल में, मिलान में तो ठीक है, इजी अरबियों की शॉप्स हैं, चिकन वहाँ से आप खरीद सकते हो पैसों की, वरना बंगाली शॉप्स हैं वो आपको टिकट सेव कर लेते हैं आपके, फिर आपको हलाल चिकन दे देते हैं, लाइक और चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये कि हो जाता है। हाँ, पर मेजॉरिटी वहाँ पे हरामी होती है, तो वो कोई पर्टिकुलर कोड होता है तो आप हलाल ले सकते हैं। बट अगर आपको हलाल चिकन लेनी है तो यहाँ पे अरबियों की शॉप्स होती हैं, टर्किश इनकी शॉप्स होती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो चिकन है 1 kg 5 यूरोस की है, और यही अगर आप एसलुंगा से लेंगे तो ये आई थिंक ज़्यादा होती है बहुत। तो यहाँ पे आपको ये है कि सारा ये हलाल मिल जाएगा। अच्छा, तो जब वीज़ा का भी हो गया, लेकिन स्कॉलरशिप जो मिली है उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? यार स्कॉलरशिप का ऐसे होता है कि एडमिशन आ जाता है, अब 2 प्रोसेस एक साथ करने, एक तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ करने, और स्कॉलरशिप का अलग प्रोसीजर होता है। वीज़ा डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली एम्बेसी है, कॉन्सुलेट से होगा। स्कॉलरशिप की एक ड्यूरेशन होती है मोस्टली, जो जनरली लाइक जून से शुरू हो जाती है, तो अगस्त तक सितंबर तक टाइम होता है। डॉक्यूमेंट्स ये एक ही टाइम है साल में? हाँ, यही टाइम पे ही खुलेंगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का ये होता है अलग अलग है, कहीं पे एफिडेविट दिखाने होते हैं, प्रॉपर्टी आपकी कितनी है, आपका पास पैसा कितना है, बैंक स्टेटमेंट कितनी है, मतलब कमाने वाले कितने घर में, तो एक प्रॉपर्टी का बनता है और एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो एफिडेविट भी बन जाते हैं, कोर्ट से आपने बनवा लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज FBR का मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ये होता है कि जैसे बस आप बता दो इस मुल्क से हो आप, तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो आपको वैसी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो उसमें कुछ नहीं देना होता। हाँ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, यूनिवर्सिटी ऑफ बिकोका है मिलान में, तो उसमें ये है कि आपको सिर्फ बताना है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी खरीद से। थर्ड क्लास? हाँ, थर्ड क्लास आप, तो वो सीन है। अच्छा, मेरे साथ एफिडेविट का मामला है, कुछ लोगों का FBR का होता है कि FBR से निकलवाओ, तो ये डॉक्यूमेंटेशन हर जगह की अलग, रीजन वाइज, जैसे रीजन है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे, ऐसे उनका रीजन होता है कि भाई एक बदीन का रीजन है, हैदराबाद रीजन है, फॉर एग्जांपल कराची रीजन है, तो इस हमारा तरीके भी से रीजन होता है वैसे डिस्ट्रिक्ट के बाद। अच्छा, हाँ, तो उनका भी लाइक इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज ना अलग अलग रीजन में, फिर सबकी डिफरेंट स्कॉलरशिप है, DSU है मिलान की, फिर कहीं ERSU है, इस तरीके से अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। अब होता ही है कि उस ड्यूरेशन में अप्लाई करना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए, उन्होंने वेरीफाई कर दिए, ठीक है, तो आपकी रैंकिंग लगती है, इसमें आपका नाम आ गया, ऑब्वियसली आपको लाइक जो मिलती है स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है कि आप कितने गरीब हैं,
तो जितनी लो इनकम शो कराएंगे, जितनी लो इनकम होगी स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा चांसेस है मिलने के। बट ये है कि उसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। शुरू में जब आप पहली बार अप्लाई करो तो आप गरीब कितने हो ये दिखाना है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिर वहाँ जाके ऑब्वियसली स्कॉलरशिप होती है, आपको पहले पता होता है कि मिलनी है। फिर वहाँ जाके ये कि सीनियर से पूछो। अब ये है कि मेरा जो था, मुझे पहली इंस्टॉलमेंट आ जाती है। लाइक आप गए, आपने जो है ना एग्जाम पास भी नहीं किया वाले पहले सेमेस्टर के, पहली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि भाई आपको पहले क्रेडिट्स करने हैं पहले सेमेस्टर के, लाइक 25 क्रेडिट 20 क्रेडिट, तो फिर आपको स्कॉलरशिप वो पहली मतलब कुछ कोर्सेज कर लेनी है। हाँ पहले करने, तो शुरू में खर्चा आपको खुद करना पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ा मामला होता है। तो स्कॉलरशिप पर भी जाने के बाद पैसे तो लगते ही हैं। हाँ। तो कितने पैसे आपको लगे और अभी कितने पैसे लग सकते हैं? और अगर स्कॉलरशिप किसी को नहीं मिल रही तो वो डायरेक्ट कॉस्ट पे जाना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से जाएगा फिर? यार पैसों का इस तरीके से है कि ऑब्वियसली जब डॉक्यूमेंटेशन हो रही है तो थोड़े बहुत लग जाएंगे। चलो वीज़ा फीस लगा ली, डॉक्यूमेंटेशन के 50 लगा लो, 40-50 हज़ार, ठीक है। कुछ आपने यूनिवर्सिटी में फ़ीस भरनी होगी तो आप चलो उसके भी, लाइक अगर कहीं पे 30 यूरो फीस है तो आप 4-5 यूनिवर्सिटी में अगर पैसों वाली में करो तो उसके भी 50, तो 1-8 लाख में आपकी डॉक्यूमेंटेशन और फीस वगैरह होगा। एक कर लो, एक 20 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। तो ये एक राउंड ऑफ फिगर में बता रहा हूँ। फिर ऑब्वियसली जब आपका ये आ जाता है तो क्या खर्चा होता है आपका? कपड़े लेने होंगे आपको। कपड़े भी अभी समझो कि मेरे ख्याल से आप जा रहे हो, आप एक सही मुल्क, तो आप ऑब्वियसली चीज़ें लोगे, तो वो आपके ऊपर है। बट एक खर्चा मेरे ख्याल से भी अगर आप सही जगह से लेते हो तो आपका लाख के अंदर ही खर्चा हो जाता है। लाइक जैकेट्स हैं, शूज़ है, सर्दियों के कपड़े हैं, गर्मियों के कपड़े हैं, फिर ऑब्वियसली बैग्स वगैरह लेने होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर 1-1.5 लाख का टिकट हो जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि कितना टिकट चल रहा है। जैसे सस्ती एयरलाइन से जा रहे हो या बेहतर से जा रहे हो तो 1-1.5 लाख टिकट का हो गया। फिर उसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली लाइक अगर लैपटॉप आपके पास नया है, बेहतर है तो ठीक है, वरना ऑब्वियसली वो भी लेना पड़ेगा, जैसे मैंने लिया था। तो वो खर्चा भी है। अब अगर लाइक वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी सही होती है ना, अगर ख़राबी आ जाए तो मेरा मशवरा है कि नई चीज़ लेके जाए बंदा। तो वो भी आपके ऊपर है। मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या आइडिया हो जाएगा, फिर सब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं उसको। उसके अलावा ये है कि आप ऑब्वियसली आप जा रहे हो शुरू में, अगर आपको 3-4 महीने खुद करना है अपना, तो आप 1500-2000 यूरो लेके जाओगे, जो कि अभी अराउंड 6 लाख 5-6 लाख बन जाएंगे। 2000 यूरो। तो ये कि आप शुरू में अपना खर्चा कर पाओगे अगर 3-4 महीने। उसके बाद ये होता है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती है तो काफ़ी लड़के मैंने देखे हैं कुछ कंसल्टेंट के थ्रू आए जिन्होंने उनको लाइक गलत बयानी की और स्कॉलरशिप नहीं लगी, बोला कि वहाँ जाओगे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और उन्होंने अप्लाई नहीं किया था स्कॉलरशिप के लिए। तो वो फिर अब आ जाता है बंदा, तो फिर रहना तो है, फिर पाकिस्तान कौन जाता है। तो ये है कि थोड़ी मुश्किल होती है, बट लड़के कर लेते हैं। अच्छा, तो कंसल्टेंट क्या ज़रूरी होता है कंसल्टेंट करना? और तुमने अगर किया था या डायरेक्ट तुमने रिसर्च कर ली और खुद चले गए, ये किस तरीके से? यार मेरे ख्याल से कंसल्टेंट की नीड नहीं है, खुद हो सकता है। मैंने भी खुद किया था एडमिशन सीनियर से, फिर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स का करते करते ये कि टाइम टू टाइम चीज़ें कर लो, एडमिशन पहले अप्लाई कर लो, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला है। सिनेरियो है कि एक ये सारे पाकिस्तानी हैं, तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, अब बैचलर्स में या मास्टर्स में, डजंट मैटर अभी तो खैर, तो एक मास्टर्स करना चाह रहा है जाकर वहाँ पर, और वो पैसे लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसे चाहिए स्कॉलरशिप। तो सबसे पहला स्टेप उसे क्या करना चाहिए अगर वो कंसल्टेंट के बगैर जाए? क्योंकि कंसल्टेंट का आप बता रहे हो कि वो तो ठग लेते हैं पूरा। यार स्कॉलरशिप का ऐसा है कि अलग अलग मुल्क है। लाइक जर्मनी का एडवांटेज ये है कि वो एजुकेशन फ्री है, बट आपको अपना खर्चा खुद निकालना है, लाइक जो भी है। इटली एडमिशन हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ये है कि वो फ्री हो जाता है, वो अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा ये है कि स्कॉलरशिप अलग अलग हैं। आप फुल ब्राइट पे जा सकते हो मास्टर्स में, लाइक जो कि इरास्मस मंडस है उस पर जा सकते हो, वो फुली फंडेड होती हैं। तो फुल ब्राइट अच्छी है। अमेरिका जाता है बंदा, इरास्मस मंडस में ही होता है कि अलग अलग होता है। आप कभी स्पेन से एक सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर जर्मनी से, एक सेमेस्टर नेदरलैंड से, तो इस तरीके से है। तो ये ऑप्शन अच्छे हैं जो कि और भी हैं। हंगरी की स्कॉलरशिप आती है। तो रिसर्च कैसे करनी है स्कॉलरशिप्स की इसकी? यार ये बेहतर ये है कि गूगल पे ही मतलब आप करो और यूट्यूब पे देखते रहो वीडियोस। जैसे टर्की की स्कॉलरशिप भी है, टर्किश बुर्सलारी समथिंग करके, हंगरी की भी है।
तो ये है कि स्कॉलरशिप्स तो हैं, वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, जो कि ये होता है। लेकिन जो ये वाली स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट, इरास्मस मंडस, ये आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे मिलती है आपको, कि आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, जीपीए वगैरह है, आपने सोशल वर्क कितना किया है, आपकी रिसर्च वगैरह और ये सारी चीज़ें, स्कोप आपका। तो ये है कि जर्मनी और इटली जो है ना वो इस तरीके से है कि वो आपकी अगर लो जीपीए भी है तो आपको ऑब्वियसली जर्मन जो गवर्नमेंट है वो फ्री एजुकेशन ही दे रही है, और इटली का भी है कि वो भी फ्री एजुकेशन दे रहा है। तो उससे कोई ये नहीं है कि आपका जो है ना कितना ताल्लुक है, आपकी परसेंटेज क्या है। हाँ ये कि एडमिशन में थोड़ा सा होगा, पर इटली में लो जीपीए भी एडमिशन आ जाता है लो जीपीए पे, और जर्मनी में थोड़ा सा टफ हो गया है। पहले मुझे नहीं पता आ जाता होगा या नहीं, बट अभी थोड़ा सा टफ हो गया है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग चले गए तो उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल आई थिंक कर दिया। हाँ, तो अगर कोई स्कॉलरशिप किसी को नहीं मिली तो वैसे ही वो जॉब ढूंढने जाना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? यार जॉब का तो पहले ये है कि ज़्यादातर जो है ना मसला करते हैं, लाइक जो परमेसो है आपकी, तो 2-4 महीने उसको मिलने में लग जाते हैं। नसीब है अगर आपको बिना उसके कोई जॉब मिल जाए। तो जॉब का ये हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स हैं, जो अभी मैंने जो की हैं आईटी की जॉब वहाँ पे होती हैं। अच्छा, उसमें ये है कि परमेसो आपको चाहिए होता है, लेकिन तो वो ये होता है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं कहीं पे, फॉर एग्जांपल मैं एयरपोर्ट तो सारी और जॉब्स मिल जाती हैं। वो ऑड नहीं कह सकते, मतलब ये नहीं है कि जो है अलग अलग तरीके की हैं, ऑड कह लो, या फिर ये कि थोड़ी सी स्किल्ड हो जाती है। अच्छा, उसमें ये होता है कि फिर मैं जैसे मिलान का जो एयरपोर्ट है लाइक उधर मैं गया था, तो वहाँ पे लाइक उनकी जो फोटोकॉपी मशीन प्रिंटर से उसमें इशू था। तो वो ये होता है कि कोई आईटी इंजीनियर होता है जो कि एक जो है रिमोट आपको गाइड कर रहा होता है, फिर आप वहाँ जाके जाना काम वगैरह हो जाता है, तो वो आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। अच्छा, कुछ जॉब्स होती हैं लाइक जो है इन्वेंट्री काउंटिंग की जॉब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारा कैरी फॉर है फॉर एग्जांपल, तो आप जाओगे वहाँ पे, फिर स्कैन करोगे चीज़ें कि इतनी काउंटिंग करोगे, फिर उस तरीके की जॉब्स होती हैं काउंटिंग वाली। कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसमें कुछ काम होते हैं, इवेंट्स है, इन्वेंट्री आ रही है, उसको थोड़ा देखना कि भाई हाँ सारा चीज़ें सही हो रही हैं, उसमें हेल्प करवा दिया आपने इन्वेंट्री में। तो ये होता है कि इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं इनके, या फिर कोई आइलैंड बंद था फॉर एग्जाम्पल, अब गर्मियों में खुल रहा है तो वहाँ पे दुकानें होती हैं। तो क्योंकि टूरिज़्म काफ़ी है तो फिर वो उस तरीके के कुछ काम होते हैं कि आप उधर जाके इन्वेंट्री वाला काम है। कुछ ये कि इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो ऑब्वियसली डिश वॉशिंग की भी आप कर सकते हो, किसी होटल पे लग जाओ, डिश वॉशिंग कर लिया आपने, या पम्फलेट बांटने की भी जॉब्स होती हैं। जो पम्फलेट होते हैं वो आपने लाइक मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता, पॉलिटिकल तो नहीं, बट ये है कि और कुछ हो सकता है। हाँ पतंग वतंग बनी तो ये है कि उस तरीके के नहीं होते, बट हाँ ये है कि और चीज़ें हो सकती हैं, कोई वर्कशॉप हो सकती है, कोई उसका पम्फलेट है, या कोई ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप है, समथिंग लाइक गाड़ियाँ सेल करनी है उनको, तो वो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से इस तरीके की जॉब होती हैं। डिलीवरी भी ऑब्वियसली आप कर सकते हो, और लाइक होटल पे आप लग सकते हो, एज अ कुक लग सकते हो अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आप तो ये सारी जॉब्स तो हैं। अच्छा, वैसे इटली जाना जाता है अपनी वास्ट कल्चर की वजह से, वो तो हिस्ट्री उसकी बेहतरीन है, और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो कि इटली से लगते हैं, सारे यूरोप के कंट्रीज़, और ऐसी भी जगह है उसमें जहाँ पर यूरोप, जर्मनी और फ्रांस मिल जाते हैं एक जगह पर, तो काफ़ी अच्छा कंट्री है। लेकिन वैसे एक पाकिस्तानी के लिए या एक इंडियन के लिए रहने के हवाले से किस तरीके से कल्चर का कितना डिफरेंस आ जाता है वहाँ पर? क्योंकि जर्मनी का हमें पता है कि जर्मनी में बहुत मुश्किल होती है लोगों को रहने में, क्योंकि हिजाब वगैरह का भी इशू है अभी, और वहाँ पर नाज़ीज़ का भी ज़्यादा इशू है, और फ्रांस में भी अभी बहुत मुश्किल हो रही है मुस्लिम्स को रहने में। तो इटली का क्या सीन है? ये सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके। यार इटली मैंने जो मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, अभी मैं जर्मनी तो नहीं गया, अब जाना है मुझे अभी। तो भाई क्या हाल चाल है, और जर्मनी आ गया हूँ मैं, जो कि मैं 4 अक्टूबर को निकला था मिलान से, और 5 अक्टूबर को जर्मनी पहुँचा था। फ्रांस में गया था, तो जो मैंने सुना भी फ्रेंच और जर्मन थोड़े अकड़ू मिजाज लोग हैं, कंपैरेटिवली इटालियन जो है वो फ्रेंडली लोग होते हैं, काफ़ी ना धीमे मिजाज के होते हैं। तो इटली में आई थिंक मैंने जो देखा है, मैं मिलान में हूँ, तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा कि हिजाब पे पाबंदी हो। काफ़ी अरबी लोग हैं, बंगाली लोग हैं जो कि हिजाब करते हैं। बंगाली तो अक्सर किए होते हैं, पाकिस्तानी हमारी थोड़ी सी वो फिर भी बाल खोल के पूछ रही होती है, बंगाली फिर कर लेते हैं। तो ये कि ऐसा कोई इशू है नहीं,
अरबी भी है काफी, वो भी किए होते हैं, तो वहाँ पे मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई जो है ना इशू हो। तो बस ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा है, तो गर्मियों में आपको पता है फिर वो मुश्किल होती है, मतलब वो आप फिर जो है ना थोड़ा सा इशू है, बट कंपैरेटिवली जब ठंड होती है तो वो ये है कि कपड़ों को तो आप उनको नहीं कर सकते, अब वो उनका वैसी ये जो गोरे हैं उनका ये मसला है, तो वो एक अलग सीन है। बाकी वैसे कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि कोई क्या भी पहने, तो वो इशू नहीं है। अच्छा, बैचलर्स में जाना बेहतर रहेगा या कोई मास्टर्स करने जाए तो बेहतर है? बैचलर्स में जा सकते हैं वैसे, या पाकिस्तान से ही करनी चाहिए एक? यार मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मास्टर्स के लिए जाए बंदा, क्योंकि ये कि माइंड थोड़ा सा, तुम्हें पता है बैचलर्स में कच्चा होता है। हाँ। पाकिस्तानिया में हम वैसी तरसे हुए होते हैं, बचपन में 18 साल, तो यहाँ पे कुछ इनको मिलता नहीं है, वहाँ जाके देखते ना तो दिमाग हो जाता है ख़राब, तो इनसे फिर रुका नहीं जाता। तो ये है कि मुझे पर्सनली, फिर मास्टर्स वाले भी कर रहे होते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली उल्टी सीधी हरकतें, तो बट ये है कि क्योंकि माहौल ऑब्वियसली आपको क्लब हर जगह मिलेंगे, हर चीज़, हर जो है ना गुनाह आम है वहाँ पे, तो ये कि बैचलर्स में जाके थोड़ा ज़्यादा पागल हो जाते हैं लोग। तो अच्छा। मेरा अपना पर्सनल है कि बैचलर्स में ना जाए बंदा, मास्टर्स में चले जाए, वो बेहतर है। हाँ, तो माहौल की वजह से फिर ये है कि बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। माहौल वगैरह से याद है, तुमने अभी निकाह भी किया है, इसकी मुबारक हो। खैर मुबारक। निकाह लोगों को भी बताओ कि करना चाहिए। यार निकाह कर रहे हो, अच्छी बात है, और ये है कि अल्लाह आसानी करेगा आगे, और अच्छा ही होता है निकाह के बाद। बट ये था कि जो है आया था मैं पाकिस्तान, हाँ। कुछ भी नहीं था, बस ये था कि मैं आया था छुट्टियों पे, और बहन की शादी थी मेरी, तो उसके बाद ये हुआ कि अचानक हुआ सब। 7 अगस्त को मैं देखने गया, देखा तो खैर मैंने निकाह पे ही था, बस घर गया था उनके, और 17 अगस्त को निकाह हो गया। तो 10 दिन के अंदर, उसमें भी बीच में मैं लाहौर था, तो लाइक सब अचानक हो गया, और जब होनी होती है तो ऐसी हो जाती है, पता नहीं चलता। बट ये कि अगर सही तरीके से करें तो अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह, नीयत अच्छी होती है तो अच्छा मिल जाता है। अच्छा, तो वैसे घूमने वगैरह का कोई सीन बनता है इटली में? यार घूमने का, हाँ घूमने का सीन है, लाइक मैं फ्रांस गया था। समझ नहीं आ रहा, आ तो गए हैं इतनी दूर से, तस्वीर भी खींच ली, अब इसका और क्या करना होता है भाई। ऊपर जाने का शायद टिकट है, लेकिन कोई फायदा नहीं है ऊपर जाने का। चूना लग गया 10 यूरो का। वो ये बात नहीं बतानी है किसी को। बस कुछ हो गया है, अब समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ आ गए अब इसके बाद क्या। और उसके बाद ये हुआ कि फिर पढ़ाई में लग गए, तो फिर बंदा भी कोई नहीं मिला, अकेले जाने में मज़ा नहीं आता। तो बस फिर जो है ना जाना नहीं हुआ। अभी जर्मनी जाना है, तो वहाँ पे रहना है 5 महीने इंशाल्लाह। फिर ये है कि जो है इटली के अंदर ही, लाइक मिलान के करीब ही जाना हो गया शहरों में। बस ये है कि थोड़ी सी अभी चीज़ें बेहतर हो जाएं, फिर जाएंगे घूमने। कोई ऐसा सीन हुआ हो ट्रेजिक? हाँ यार, ट्रेजिक तो नहीं हुआ। फ्रांस हम गए थे, तो अब मैं पेरिस गया था, तो वहाँ पे ये था कि लाइक हम पहली बार गए थे, तो जोन्स का मसला होता है। जैसे अब आईफिल टावर है, तो उसके करीब में जोन 1 होगा, फिर दूर जाते हैं 2, 3, 4, 5, अब 5 तक टाउन आ जाता है तकरीबन। आप बड़ा दूर चले जाते हो उससे ना, मेन सिटी से। अब हमने सस्ते में जल्दी जल्दी की थी। हुआ ये था कि हम 2 लड़के थे, हम हॉस्टल आए, वहाँ पे 4 लड़के और थे। अब हमने टसल लगाई हुई थी कि ये अगर 4 नहीं माने ना, हम बुक कर लेंगे। अब हमने चौड़े में क्या हुआ, सस्ता टिकट देखा, हमने बुक कर दी होटल। अब ये पता नहीं है कि वो पेरिस में, फ्रांस के करीब, वो मतलब उस एरिया में है भी या नहीं है, वो भी बाद में देखने बोले, अरे हाँ चलो ये तो है, इतने किलोमीटर है, चलो बुक हो गई टिकट। वो थी जोन 5 में। अब हम जब अंदर आए एफिल टावर, तो हमने एक पास बनवा लिया, मेट्रो पास। हम वो था 3 मेट्रोज का, चौथे 5वें में नहीं चलता था। अब भाई हम 5वें में जो है ना, खैर रूम गए, अब जुगाड़ पे ना मेट्रो में बैठ गए बिना उसके, बस उसी पास से घूम रहे। अब पुलिस वाले आ गए 2। अच्छा, मैं और वो लड़का साथ बैठे थे, मैं उठ के दूसरी सीट पे चले गया ना, तो मेरे पास जो पुलिस वाला आया, उसने मेरा पास देखा, 3 जोन का था, हम 5वें जोन में। उसने बोला चलो ठीक है खैर। अब दूसरे वाले को उसने जो है ना बोला, ये तो तुम्हारा पास ही 5 जोन का नहीं है, तो उसको पकड़ लिया। खैर उसको कर करके टोपी, उसको हमने थोड़ा किया कि यार जो है ना, झूठ क्या बोला भाई, यही के स्टूडेंट हैं और ये वो, तो पता नहीं है। खैर उसने थोड़ा सा ना फेक पास, उसको फेक फाइन लगाया, तो वो हमने भरा नहीं। खैर अब हम आईफिल टावर चले हैं। अब ऑब्वियसली घर दूर है, रात में आ रहे हैं, तो ना सब बंद हो गया। फिर हमने पहले एक बस ली, एक ट्रेन ली, फिर एक और बस ली। तो वो लाइक कोई हमारे 50-55 स्टॉप थे, घंटा लग गया हमें घर पहुंचने में।
अब सीन ये हुआ कि भाई हम पहले बस से निकले, बस से कहीं पहुंचे, फिर ट्रेन ली, ट्रेन से कहीं पहुंचे। अब वहाँ से लेनी थी बस या फिर ट्रेन लेनी थी। अब हम उतर गए, वो इतना कोई दूर जगह और वहाँ घुप अंधेरा उस एरिया में, और वहाँ पे भाई जो ट्रेन स्टेशन था, अब हम अंदर जाने लगे, वो बंद, 11 बज रहे, 11:30 वो बंद, और समझो घुप अंधेरा हो रहा है। तुम यहाँ पे अगर हैदराबाद में देखें तो समझो कि कोई निकल जाओ जाएगा, अगर जंगल वाला एरिया हो, मुझे इतना पता नहीं है इधर, बट चारों तरफ कोई घर नहीं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। वो काला वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, कोई सुडानी क्या पता नहीं कहाँ का था, वो नाइजीरिया, वो लंबा चौड़ा था, वो बाहर कपड़े फटे हुए पड़े हुए वहाँ पे। वो हमारी को इतनी खतरनाक जो है ना हालत हुई, उसके बाद जो है खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना, बहुत अंधेरा था। अब तुम नए मुल्क में, और एक तो कुछ हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा, सर्दी भी थी, और कहाँ जाओ पता भी ना चले, कुछ भी हो जाए तो पता ही ना चले कि गए कहाँ। खैर अल्लाह अल्लाह करके एक बस आई, हम घर पहुंचे। फिर अगले दिन जब वापस जा रहे थे तो फिर जो है ना वो एयरपोर्ट था दूसरे सिटी में, लाइक वो पेरिस से दूर था। अब वहाँ चले गए तो एयरपोर्ट बंद रात को। अच्छा, मिलान वाला एयरपोर्ट रात को खुला होता है, हम सो जाते हैं जाके ना, अगर सुबह फ्लाइट ने 6 बजे, तो आप रात खुला है अंदर सो गए। अब हमें वही एक्सपेक्टेड था, वो जो था पेरिस वाला वो दूर था, खैर वो बंद था एयरपोर्ट को ही, ये पेरिस से दूर है काफ़ी, एक स्मॉल सा सिटी है, स्मॉल सा एयरपोर्ट है, वहाँ पे हम आए हैं और एयरपोर्ट अभी बंद है। तो तकरीबन मैं यहाँ पे पिछले 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ 11 बजे पहुँच गए थे। खैर तो पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ रही है, ठंड बहुत है, 7 डिग्रीज 6 डिग्रीज अभी चल रहा है, तो अभी बहुत सर्दी है और बर्दाश्त तो नहीं हो रहा। वो इतनी कोई हमने मुश्किल से रात गुजारी ना 5-6 घंटे, उसके बाद गुजारी है और बाहर गुजारी। मेरा तो उसके बाद दिल ही खत्म हो गया कहीं जाने का, वो बड़ा मुश्किल हुआ। तो अब ये है कि अब जो है ना देखो जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे तुमने फेक फाइन की बात की, तो हमें लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये सब होता है, तो बाहर भी ये सब हो रहा है। हाँ, वो उसने पता नहीं क्या फाइन किया, हमने वहीं पाकिस्तानी से किसी से पूछा था, वो कोई पठान था या कोई था, बोला नहीं भरो मसला नहीं है, ऐसी है। तो फिर हम लेकिन घबरा गए थे, नया मुल्क है ना, अब अगर होता है कि अगर आप फाइन नहीं भरो ना वो बढ़ता रहता है, मसला ही है, फिर वो आपके अकाउंट से कटना है वैसे, तो ये एक बड़ा इशू था। तो ये था, एक बार मैं हॉस्पिटल गया था, मेरा 25 यूरो का बिल बना। अब हम ना ऐसे ही आ गए, अब ऐसे ही आ गए, हमें लगा बिल नहीं है, अब आ गए, उसने दिया हुआ, वो लड़के ने फिर बोला भाई ये बढ़ता रहता है, ये जमा कराओ ये वो। फिर खैर हमें हॉस्पिटल जाके, बट अक्सर ये होता है कि अगर आप जमा नहीं कराना तो वो फिर बढ़ता रहता है, ये मसला हो जाता है। अच्छा, कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस वगैरह? यार एडवाइस का लाइक यही है कि अक्सर लड़के क्या करते हैं कि भाई जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, अब एडमिशन आ गया, जॉब छोड़ दी, या फिर एडमिशन किसी कंसल्टेंट ने निकलवा दिया टेढ़ी मेढ़ी यूनिवर्सिटी में, यहाँ अक्सर वो इधर उधर ही एडमिशन गाँव को, वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगी। हाँ, यहाँ से बोलते हैं स्कॉलरशिप मिल गई है, वहाँ जाओगे आप ऑफिस जाओगे, बोलोगे मेरी स्कॉलरशिप है मुझे पैसे दे दो, तो यहाँ पता नहीं होता, अक्सर जॉब में लगे हुए होते हैं, तो सारा कंसल्टेंट से करवा दें। तो ये है कि आप प्रोसेस खुद करो, या फिर अगर कंसल्टेंट से करवा भी रहे हो तो आप उसको पता हो आपको कि वो क्या कर रहा है और क्या एक्चुअल में प्रोसेस है, ताकि आप वहाँ जाओ। बहुत से लड़कों के साथ ऐसा होता है, वो आ जाते हैं किसी गांव में, एडमिशन करवा दिया ना, स्कॉलरशिप है, फिर आपको ऑब्वियसली खर्चा निकालना है, फिर जॉब का भी वहाँ मसला, कोई खेतों में काम कर रहा है, तो कोई ये है कि फिर सिटी से दूर जाके कोई चाइनीज फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कोई कंपनी है उनके साथ काम करे, तो वो आपको फिर रगड़ते ज़्यादा हैं, पैसे भी कम देते हैं, तो ये बड़े मसले होते हैं। वो बेहतर ये है कि प्रोसेस खुद करें, खुद आएँ, और जब तक अगर जॉब कर रहे हैं, जब तक वीज़ा ना आए तो जॉब वगैरह ना छोड़ें। हमारा एडमिशन होता है, बोलते हैं बस सही है जाना है तो छोड़ दी, और या फिर ये करते हैं कि जॉब ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर जॉब मिल जाए जॉब करो, उसके साथ प्रोसेस करो। अच्छा। तो ये रहता है कि फिर आप टाइम पे जैसे वीज़ा आ जाए तो फिर आ जाओ निकल के। तो ये थोड़ा सा है कि इस चीज़ को देखना चाहिए, बाकी तो मेरे ख्याल से सही है। और एक जगह स्टक ना करो, थोड़ा सा अगर इटली अप्लाई करो तो जर्मनी भी कर दो, ये है कि 2-3 जगहों पे आप चलते रहो साथ साथ, ताकि अगर एक जगह से ना आए तो आप डिसऑर्ड ना हो जाओ। यार एक सवाल था वैसे मुझे कि इटली क्यों? यार इटली क्यों था, मेरा इटली का इसलिए था क्योंकि लाइक ऑब्वियसली जर्मनी पहले ऑप्शन था, इटली का उतना पता नहीं था मुझे। तो जर्मनी जब आपको फ्री में सिर्फ एजुकेशन दे रहा है, आपको खर्चा खुद करना है अपना, रहने का, खाने का, रेजिडेंस सारा। इटली आपको ऑब्वियसली स्कॉलरशिप दे रहा है, खाने भी दे रहा है, हॉस्टल भी दे रहा है, स्टाइपेंड भी दे रहा है, तो उससे अच्छा और क्या है। लाइक ओवरऑल अगर नेट में मैं देखूँ जितना मेरा खर्चा उससे ज़्यादा मेरा रिकवर हो गया, तो मुझे फुली फंडेड ही हो गई उस हिसाब से, तो इस वजह से इटली ऑप्शन अच्छा था। अब सबको पता चल गया तो अब जो है ना कम हो रहा है मामला। तो
अभी जर्मनी का बताया तुमने कि लास्ट सेमेस्टर शायद जर्मनी है मेरा। हाँ, तो ये फिर हो जाते हैं वहाँ पर। वो यार ऐसे होता है कि जो स्कॉलरशिप होती है उसमें रासमस का भी होता है, तो एक सेमेस्टर आप या हो सकता है 2 सेमेस्टर भी, तो आप वो किसी और मुल्क में कर सकते हो अगर आपका रासमस सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा। तो मेरा अभी 5वें में हुआ था, तो फिर मैं इस वजह से जा रहा हूँ। तो ये क्या वो जर्मनी में देख लेना, इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में जर्मनी की बात कर लेंगे अगले साल इंशाल्लाह। अच्छा, तो कोई कंसल्टेंसी वगैरह देते हो लोगों को या? यार कंसल्टेंसी में देता हूँ, लाइक जो है मेरा चैनल है, हाँ। नंबर जो है अगर देना हो तो दे देना। कंसल्टेंसी देते हो या मेंटरशिप? यार बेसिकली मेंटोरशिप ही समझो, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, तो एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकता है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन बता दो कि सारा स्टेटमेंट system क्या की है, क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो सारी चीज़ें कब क्या करना है, तो उसकी फिर ये है कि फीस बंदा ले सकता है। हाँ। तो वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये जिसको भी आना है फ्री में ना जाए। फ्री में यार असल में मसला बताऊं क्या पाकिस्तानियों का, बाहर भी जाना है। अच्छा, अब एक बंदा यूट्यूब पे बता रहा है, वो ऑब्वियसली इंस्टा पे मैसेज करेंगे ना, तो वो समझेंगे ये हमारा नौकर है, या अभी हम मैसेज करेंगे तो ये हमें बस रिप्लाई दे फौरन। अच्छा, यही ऑफिस होगा, वो आपको पागल भी बनाते हैं, पैसे भी लेते हैं, उनको आप देने को तैयार है क्योंकि ऑफिस है उनका। ठीक है, हमें समझते हैं कि भाई ये फारिग बैठा हुआ है यहाँ, वहाँ जाके एटीट्यूड आ गया। भाई जब आप खाना खुद बना रहे हो, कपड़े खुद धो रहे हो, यूनिवर्सिटी है, फिर होम सिकनेस, हर मसले, तो ऑब्वियसली आप नहीं रिप्लाई दे सकते, और इतने मैसेजेस होते हैं तो आप रिप्लाई दे नहीं। जाहिर है एक बंदा अपनी स्टडी से टाइम निकाल कर, यहाँ तो वो कल्चर है ना कि चाय के होटल पे बैठे हैं तो 4 बजे तक बैठे हैं, उनसे तो बातें करवा लो फिर। हाँ, तो वो है। अच्छा, और आना भी और पैसे भी खर्च नहीं करने, आइल्स भी नहीं करना, फिर यार एडमिशन फीस भी नहीं हो, मुफ्त है यूनिवर्सिटी हो, तो ऑब्वियसली सब अप्लाई करते हैं, तो आपका चांसेस भी कम होते हैं। फिर अगर आप किसी का टाइम ले रहे हो, मेरा वो टाइम ले रहे हो, तो उसको वैल्यू भी नहीं करना कि यार पैसे नहीं देंगे, फ्री में बता दो। तो ये बड़े मसले हैं थोड़े से। फ्री में तो फिर तुम्हारी वीडियोस मौजूद हैं, जिसको देखनी है वो देख ले। वो ये है कि अच्छा फिर बोलेंगे यार यूट्यूब भरा हुआ, आपको क्यों पैसे दें, तो भाई तुम आ क्यों रहे हो मैसेज करने। तो जाहिर है एक बंदा इंडिविजुअली अपना टाइम अगर दे रहा है, तुम्हारे मसले को समझ रहा है, तो उसके पैसे चार्ज करने का उसको पूरा हक है। हाँ, तो वो ये बात नहीं समझते कि भाई इंडिविजुअली आपको टाइम दे रहे हैं, तो जो है ना फिर अपने मसले। खैर होगी, अगर किसी को चाहिए इंटर्नशिप तो मुझसे कांटेक्ट कर ले। सही है। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ कंप्यूटर साइंस की। हाँ, तुम करना है सब्सक्राइब कर ले मेरे। सब्सक्राइब करो, बाकी है कि अल्लाह करे 10,000 हो जाए जल्दी। तुम वैसे कोर्सेज वगैरह, मैं तो कह रहा हूँ कोई छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज निकाल दो। हाँ यार, कोर्सेज का स्कैम तो बड़ा चल रहा है मार्केट में। ये तो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हर बंदा थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखने के बाद कोर्स बनाया हुआ है उसने YouTube पे। ऐसी फ्री में ही कर दो भले। वो कर लेंगे इंशाल्लाह, एक बार उस लेवल पर पहुंच जाए तो कोर्सेज करने हैं जो कुछ मैं सीख रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं वो तमाम चीज़ें बता दूंगा उस तरीके से। ट्यूटोरियलिस्ट बन रहे हो तुम, ये एक बड़ी टर्म है ट्यूटोरियलिस्ट। अच्छा। तुम वो बन रहे हो अगर तुम खाली ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हो, तो बेहतर ये है कि कोई बंदा ऐसा हो कि ऐसे तरीके से समझाया जाए कि अगले को फिर काम भी तो आए। तो वो ये है कि काम आए। चलो इंशाल्लाह। खैर मेरे ख्याल से इसको कंक्लूड करते हैं, काफी बातें हो गई, कुछ रह गया होगा तो अगली दफा अगले साल कर लेंगे। अगले साल करेंगे फिर इंशाल्लाह। वैसे वापस जाने का टाइम आ गया, वैसे पता चले जर्मनी से भी घूम कर आ गया तो। लेकिन अभी हालात ऐसे सबको भागना है पाकिस्तान से तो यार भागने चाह रहे हो गया। तो देखो इंशाल्लाह क्या होता है, चलो मुल्क का आसानी करे। चलो सही है, सब्सक्राइब कर लो दोनों के चैनल्स को। लिंक्स तमाम चीज़ों के जो भी मुझे मिलेंगे कंसल्टेंसी के या किसी यूनिवर्सिटी के, आपकी भी यूनिवर्सिटी जो बस चैनल तो है वो ही है कि वहीं पे ही, तो चैनल का लिंक तो खैर मैं दे दूंगा। सही, चलो सही हो गया, खत्म करें। सही है, अल्लाह हाफिज़।